हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। चैप्टर 8 डी और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। इस कारण इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D श्रेणी। 3D श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D को द्वितीय, 5D को तृतीय और 6D को चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी के सभी तत्वों के गुणों को याद रखना। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आता है। डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक भरे होते हैं, मतलब अपूर्ण होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वर्ग 3 से 11 तक के सभी तत्व संक्रमण तत्व हैं, परंतु वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। वर्ग 12 के तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। याद रखना, क्योंकि इनकी मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। डी उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यहाँ पर डी कक्षक, डी उपकोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा है। यह जिंक की मूल अवस्था है। जिंक की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। इस एस कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, तो जिंक पर 2 धन आवेश आ जाता है। यह जिंक की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है और इस सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अभी भी इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा है। तो वे सभी तत्व जिनकी मूल अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है, उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों के लक्षण क्या है? सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों का या संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इस तरह का प्रश्न आता है। तो याद रखना, इन तत्वों में क्षैतिज समानता होती है। क्षैतिज समानता का क्या मतलब है? डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां। किसी भी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हो ऐसे, तो उस श्रेणी में आने वाले सभी तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं, तो इसे क्षैतिज समानता कहते हैं। ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इस गुण को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इसे भी याद रखना। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते। क्यों करते? क्योंकि इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक से अधिक होती। की 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, वेनेडियम की 4 है, क्रोमियम की +1 से +6 तक है। तो डी ब्लॉक के तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को
परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इसमें दो तत्व हैं, जिंक और स्कैंडियम, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल एक होती है। जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था केवल +2 होती है और स्कैंडियम की +3। शेष तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का या डी ब्लॉक के तत्वों के यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं ये तो आप जानते हो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। ये संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक का अध्ययन अध्याय 9 में किया जाता है। अध्याय 9 में जितने भी संकुल यौगिक हैं, उन सभी संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु होती है और वो केंद्रीय धातु डी ब्लॉक का तत्व होता है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, मतलब चुंबक से आकर्षित होते हैं। ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ये मिश्र धातु बनाते हैं। ये कठोर होते हैं। इनका गलनांक अधिक होता है, इनका क्वथनांक अधिक होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व, ये 4 तत्व पैलेडियम, सिल्वर, प्लैटिनम, ओरम, ये चारों उत्कृष्ट धातुएं कहलाते हैं। इनको नोबल धातुएं भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए कि नोबल धातु किसे कहते हैं, तो लिख देना पैलेडियम, सिल्वर, प्लैटिनम, ओरम। ओरम मतलब सोना। सभी धातुएं ठोस होती है, परंतु पारा द्रव धातु है, याद रखना। यहाँ पर देखो 5D श्रेणी में लैंथेनम और हफनियम। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, जबकि इसका 72 है। तो बीच में 14 तत्व गायब है। उन तत्वों को नीचे आवर्त सारणी के नीचे रखा गया और उन तत्वों को लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। ये 14 तत्व हैं। इनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक है। 6D श्रेणी में एक्टिनियम और रदरफोर्डियम, इन दोनों के बीच जो 14 तत्व आते हैं, उन 14 तत्वों को सारणी में नीचे रखा गया और इनको एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व कहते हैं और इनका परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक है। और इन दोनों श्रेणियों के तत्वों को F ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणधर्म, इसी श्रेणी के गुणों को समझना है, बाकी श्रेणियों के गुणों को नहीं समझना। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी, मन फेकोनी क्यों जान लेती हो? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जान लेती हो? इस ट्रिक से प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को याद रख सकते हो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनका परमाणु आकार देखते हैं। प्रथम श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले आकार घटता है, फिर आकार लगभग समान होता है और अंत में बढ़ता है। इस टेबल को ध्यान से देखते हैं तो परमाणु आकार में परिवर्तन का कारण समझ में आता है।
स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो आकार में कमी होती है। आकार में कमी का कारण है नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है और परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अब ये दोनों क्या है आपको पता होना चाहिए। ये परमाणु का बाह्यतम कोश है और ये आंतरिक कोश है। आंतरिक कोश में 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन इस 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं। इनमें प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं और परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं और परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, तो नाभिक सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण को नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं और इस बल के कारण परमाणु सिकुड़ता है, परमाणु का आकार घटता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक होता है जो आकार घटाता है और परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है जो आकार को बढ़ाता है। तो किसका प्रभाव होगा? नाभिकीय आकर्षण बल का प्रभाव होगा। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है, ये अधिक होता जाता है तो आकार घटता जाता है। क्रोमियम से कॉपर तक आकार लगभग समान होता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, दोनों लगभग बराबर होते हैं। परंतु कॉपर से जिंक तक जाते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है, कारण नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होता है और परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। कॉपर से जिंक तक परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है और यह प्रभाव अधिक होता है तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो जिंक का आकार कॉपर से अधिक होता है। तो आपको समझ में आ गया कि परमाणु आकार में कैसे परिवर्तन होता है। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर स्कैंडियम से क्रोमियम तक आकार में कमी होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि से नाभिकीय आवेश मतलब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है जो आकार को छोटा करता है। संक्रमण तत्वों में आने वाले इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश मतलब आंतरिक कोश N-1d में भरे जाते हैं। उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश Ns के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। स्कैंडियम से क्रोमियम तक नाभिकीय आकर्षण परिरक्षण प्रभाव की तुलना में अधिक बढ़ता है, अतः आकार में कमी होती है। क्रोमियम से कॉपर तक बढ़े हुए नाभिकीय आकर्षण बल को परिरक्षण प्रभाव संतुलित कर देता है, अतः क्रोमियम से कॉपर तक आकार लगभग समान रहता है। कॉपर से जिंक तक जाने पर नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाता है, अतः आकार बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंथेनॉइड संकुचन। एग्जाम में प्रश्न आता है, लैंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं? आवर्त 6 में पहली बार ए ब्लॉक के तत्व लैंथेनॉइड आते हैं। 4, 5, 6, 7 छठा आवर्त 5D श्रेणी छठा आवर्त, और इस छठे आवर्त में लैंथेनम और हफनियम के बीच में कौन से तत्व आते हैं? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आते हैं, जिनकी संख्या 14 होती है। 4D से 5D श्रेणी की ओर जाने पर
इस 4D से 5D श्रेणी की ओर नीचे जाते हैं तो एक नया कोश आने के कारण आकार में वृद्धि होनी चाहिए, परंतु 4D से 5D के बीच में लैंथेनॉइड श्रेणी के 14 तत्वों के आने के कारण नाभिकीय आवेश में +14 इकाई की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, जिससे बढ़े हुए कोश का प्रभाव समाप्त हो जाता है, बढ़े हुए कोश का प्रभाव कम हो जाता है, परमाणु का आकार बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। इसे लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। इसी कारण 4D से 5D श्रेणी की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार के मान लगभग बराबर रहते हैं। जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सामान्यतः परमाणु आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है और कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा। 3D से 4D तक परमाणु आकार बढ़ता है, परंतु 4D श्रेणी से 5D श्रेणी की ओर जाते हैं तो इन तत्वों के बीच लैंथेनॉइड श्रेणी के 14 तत्वों का अंतर आ जाता है। मतलब जर्कोनियम से हाफनियम की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में 14 की अतिरिक्त वृद्धि होती है। इस वृद्धि के कारण इस तत्व का नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो जाता है, तो परमाणु आकार बढ़ने के बजाय घटना प्रारंभ हो जाता है। जितना बढ़ता है उतना ही कम हो जाता है, तो आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जर्कोनियम से हाफनियम तक, हाफनियम से रदरफोर्डियम तक, इन तीनों तत्वों का परमाणु आकार लगभग बराबर होता है और उसका कारण है लैंथेनॉइड संकुचन। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रखना, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सारे प्रश्नों को समझाया जा सकता है। क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का डी उपकोश आधा भरा होता है और कॉपर का डी उपकोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। तो क्रोमियम और कॉपर में अर्ध भरे और पूर्ण भरे डी कक्षक होते हैं जो स्थायी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो इस आई बटन पर क्लिक करो, आपको समझ में आ जाएगा। आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए, परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगभग समान होता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगभग बराबर होता है, तो आयनन एंथैल्पी के मान भी लगभग बराबर होते हैं। आयनन एंथैल्पी के मान 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है डी ब्लॉक के एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी लगभग समान क्यों होती है, तो लिख देना, क्योंकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगभग समान होता है, अतः आयनन एंथैल्पी के मान भी लगभग समान होते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं।
क्रोमियम का प्रथम आयनन विभव मैग्नीज से कम होता है, परंतु द्वितीय आयनन विभव का मान मैग्नीज से अधिक होता है। क्यों? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाह्यतम एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो इसके बाह्यतम एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है और पूरे भरे कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे कक्षक स्थायी होते हैं। स्थायी कक्षक में से इलेक्ट्रॉन को अलग करना कठिन होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीज का आयनन विभव अधिक होगा और क्रोमियम का आयनन विभव कम होगा। ये तो है प्रथम आयनन विभव। जब प्रथम इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं तो क्रोमियम का प्रथम आयनन विभव मैग्नीज के प्रथम आयनन विभव से कम होता है। तो उत्तर को कैसे लिखना है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि क्रोमियम के बाह्यतम एस कक्षक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि मैग्नीज का बाह्यतम एस कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है। अतः प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्रोमियम की तुलना में मैग्नीज में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद क्रोमियम पर और मैग्नीज पर एक धनावेश आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एस कक्षक खाली हो जाता है, परंतु इस मैग्नीज में 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शेष 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग करना है। इस क्रोमियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से अलग करेंगे? 4s तो खाली है, तो 3d में से दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग करेंगे। और 3d अर्ध भरा कक्षक है, इलेक्ट्रॉन से आधा भरा है और आधे भरे कक्षक भी स्थायी होते हैं। 3d5 स्थायी कक्षक है और स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। इस मैग्नीज का दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से अलग करेंगे? 4s कक्षक से, और 4s कक्षक कम स्थायी है, जबकि 3d5 कक्षक अधिक स्थायी होता है। इसी कारण क्रोमियम का द्वितीय आयनन विभव मैग्नीज से अधिक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्रोमियम का डी कक्षक अर्धपूरित हो जाता है। अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व अधिक होता है, अतः द्वितीय आयनन विभव का मान क्रोमियम के लिए अधिक होता है। इसी तरह का प्रश्न बनता है, कॉपर का प्रथम आयनन विभव जिंक से कम होता है, परंतु द्वितीय आयनन विभव इसका उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी तरह से लिखना है। अपनी कॉपी में इस प्रश्न को हल करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया या नहीं। डी ब्लॉक का शेष भाग अगले वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।